हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीएआई ने नवंबर 2016 एग्जाम्स के लिए कुछ अमेंडमेंट्स को नोटिफाई किया है। बहुत मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं। मेजर अमेंडमेंट्स जो आए हैं वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो अमेंडमेंट आए हैं। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो अमेंडमेंट्स कंपनी लॉ में भी हैं और बिजनेस लॉज में भी है। बिजनेस लॉज में जो एक मेजर अमेंडमेंट आया है वो आया है अमेंडमेंट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में क्या अमेंडमेंट आया है, तो गवर्नमेंट ने द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास कर दिया है। द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास करने से बोनस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। बोनस एक्ट में सब मेजर चेंजेस क्या क्या आए हैं अभी हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो चेंज आया है, जब हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं इस एक्ट का, सेक्शन 2 क्लॉज 13 में एम्प्लॉय की डेफिनेशन है और एम्प्लॉय की डेफिनेशन है। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अप्रेंटिस को इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में चेंज ये किया गया है कि पहले वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज तक होती थी उसे बोनस के प्रोविजन में कवर किया जाता था। यानी कि अप टू अगर सैलरी 10,000 है तो वो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कवर होगा। लेकिन अगर उसकी सैलरी 10,000 से एक्सीडिंग है तो वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कवर नहीं होगा। इस वजह से जिनकी सैलरी या वेजेस 10,000 से ज़्यादा थी उनके ऊपर उन्हें बोनस मिलता ही नहीं था। लेकिन जब नया जो अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने इस सैलरी की लिमिट को इंक्रीज कर दिया और नए अमेंडमेंट ने इसकी सैलरी की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 21,000। यस, 21,000 लिमिट कर दिया गया है। 21,000 करने का इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट अब ये होगा कि वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 15,000 है, 16,000 है, 20,000 है, 21,000 है, तो उसकी सैलरी 21,000 रुपए तक है, तो वो एम्प्लॉय भी अब बोनस के लिए एंटाइटल्ड होगा। पहले एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा होती थी वो एम्प्लॉय बोनस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते थे किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, चाहे उन्होंने 30 डेज काम किया हो, चाहे 30 डेज काम ना किया हो। तो अब गवर्नमेंट ने इसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि पहले लिमिट बहुत कम होती थी तो गवर्नमेंट ने लिमिट को बढ़ाकर और 21,000 तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक अमेंडमेंट आया है, एक अमेंडमेंट सेक्शन 12 का है। सेक्शन 12 की क्या अमेंडमेंट है तो उसकी हम बात करते हैं। सेक्शन 12 की ये अमेंडमेंट थी कि जब हम बोनस का कैलकुलेशन करते हैं तो एक एम्प्लॉय की हम सैलरी देखते हैं। अगर वो सैलरी 3,500 से ज़्यादा है तो हम उसे 3,500 रुपये मान लेंगे, उसे हम 3,500 रुपये मान लेंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3,500 से कम है तो उसे हम एक्चुअल सैलरी कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस। तो जब बोनस कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय इसमें कवर होगा। एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है तो वो एम्प्लॉय इसमें कवर होता था। तो जिसकी सैलरी 10,000 थी वो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कवर होता था। लेकिन जब बारी आती थी बोनस कैलकुलेट करने की तो उसका बोनस 3,500 रुपये पे कैलकुलेट होता था। और अगर किसी एम्प्लॉय की जो वेजेस है वो 3,500 से अगर कम है तो एक्चुअल सैलरी पे, यानी कि अगर वो 2,000 है, 2,500 है, 3,000 है तो 3,000 रुपए के अकॉर्डिंग उसका बोनस कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर 3,500 से ज़्यादा है तो उसे कम करके 3,500 कर दिया जाएगा। तो जिनकी सैलरी हाई थी उन्हें लॉस था और जिनकी सैलरी कम थी उनकी कम पे कैलकुलेट होता था। तो जिनकी कम थी उनकी कम सैलरी पे बोनस कैलकुलेट होता था। लेकिन अब जो नई अमेंडमेंट आई है, इस नई अमेंडमेंट ने इसे बढ़ाकर कर दिया है 7,000। इस लिमिट को जस्ट डबल कर दिया है। तो पहली अमेंडमेंट आई वेजेस की 10,000 से 21,000 और दूसरी अमेंडमेंट क्या आई है कि बोनस कैलकुलेट करने के लिए जो 3,500 की लिमिट है उसे बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया। 7,000 के साथ साथ एक बात और ऐड कर दी गई है। एक बात और ऐड क्या कर दी गई है वो ये कि न्यू लिमिट में 7,000 के साथ एक बात और की गई है कि अगर किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में, सर ये शेड्यूल किसका है
क्या ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का शेड्यूल है? द आंसर इज नो। ये शेड्यूल है मिनिमम वेजेस एक्ट का शेड्यूल, मिनिमम वेजेस एक्ट का शेड्यूल, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कवर किया गया है। फॉर एग्जांपल टोबैको को शेड्यूल 1 इंडस्ट्री में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के शेड्यूल 1 में टोबैको इंडस्ट्री को कवर किया गया है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी, एग्रीकल्चर में जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी जो सैलरी है उसके बारे में भी लिखा हुआ है मिनिमम वेजेस एक्ट के शेड्यूल में। तो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो शेड्यूल है उसमें यह कहा गया है कि उन सारी शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज में और उन सारे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में मिनिमम वेजेस कितनी होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री किस नेचर की है। तो अलग अलग एक्ट्स में डिफाइन कर रखा है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी और कब स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो वो इंडस्ट्री जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में कवर होती है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट किसका? मिनिमम वेजेस एक्ट का। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के शेड्यूल में जो इंडस्ट्री कवर होती है, उसके लिए अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई वेजेस फिक्स कर रखी है तो उस केस में क्या होगा सर? तो एक शेड्यूल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टोबैको इंडस्ट्री जो शेड्यूल 1 में कवर होती है, अगर उसके लिए टोबैको इंडस्ट्री जो शेड्यूल 1 में कवर होती है, उसके लिए अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 8,000 रुपीज मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखी है और यहां कितनी लिखी हुई है? 7,000। तो हम 8,000 के अकॉर्डिंग उसका बोनस कैलकुलेट करेंगे, 7,000 के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस 5,000 फिक्स कर रखी है तो बोनस कैलकुलेट 7,000 पे होगा, क्योंकि हमें दोनों में से मैक्सिमम लिमिट को कंसीडर करना है। सो दी विचएवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर लिमिट होगी हम उसी लिमिट को कंसीडर करेंगे। तो जब बारी आएगी बोनस कैलकुलेट करने की तो 3,500 नहीं होगा, 7,000 रुपये होगा। तो 7,000 रुपये के अकॉर्डिंग उसका बोनस कैलकुलेट किया जाएगा। क्या, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि अब सेक्शन 38 में भी एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। देखिए, ये था प्रिंसिपल एक्ट, जो ओरिजिनल एक्ट था उसे हम प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं, एंड दिस इज द अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट ने पुराने वाले एक्ट के, यानी कि प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 38 में भी एक अमेंडमेंट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट में रूल है, तो अलग अलग एक्ट में गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और रूल हमेशा एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो जब हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो हम उस एक्ट को और एक्ट के साथ उसके रूल्स को भी स्टडी करते हैं। इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के सेक्शन 38 में यह लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के लिए रूल्स बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो यहां मैं लिखूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स को फ्रेम कर सकती है। लेकिन एक छोटा सा चेंज ये आ गया कि अब अगर गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाएगी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए तो गवर्नमेंट पहले एक प्रायर नोटिस देगी। और प्रायर नोटिस देकर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगी। सर, ऑब्जेक्शंस किससे इनवाइट होंगे? तो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? रूल्स का एक ड्राफ्ट पब्लिश करेगी और ड्राफ्ट पब्लिश करके जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगी और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो रूल्स को नोटिफाई करेगी। तो पहले ऐसा कोई प्रोविजन था? नहीं, पहले ऐसे कोई प्रायर पब्लिकेशन का प्रोविजन नहीं था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट ने एक नया प्रोविजन ऐड किया है कि गवर्नमेंट पहले रूल बनाकर उनको पब्लिश करके सजेशंस इनवाइट करेगी और सजेशन मिलने के बाद गवर्नमेंट फाइनल जो रूल्स होंगे उन्हें नोटिफाई कर देगी। तो ये पावर सेक्शन 38 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ गई है। तो ये कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। इसके अलावा ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो एग्जाम में आपके लिए एप्लीकेबल होगा।
So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Thank you so much.